हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हब में आपका स्वागत है। मैं नीरज कुमार और आज हम लेकर आए हैं एक वीडियो जिसमें हम बताएंगे आपको बल से संबंधित जो भी थ्योरी वाली पार्ट है उसको हम आज समझाएंगे आपको। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं बल है क्या। फोर्स, बल क्या है? बल तो हम जब कोई वस्तु रहता है या तो उसको खींचते हैं या तो उस पर हम बल लगाकर यानी कि ठेलते हैं या खींचते हैं, उसी को हम बल कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके वर्तमान अवस्था को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का चेष्टा करता है, बल कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक स्केच है, इसमें हम बल लगाते हैं तो इसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। जैसे इसकी लंबाई अभी इतना है और जब इसमें हम बल लगाएंगे तो खींचते हैं तो ये बड़ा हो जाता है, यानी कि खुल जाता है, दो भाग में टूट जाता है। तो इसकी आकृति में परिवर्तन आ रहा है वर्तमान अवस्था में। या तो आप ऐसे समझे, एक गेंद होता है, जब हम उसको दबाते हैं तो उसकी भी आकृति में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि जहाँ पे हम बल लगाते हैं उसके आकृति में यानी कि वर्तमान अवस्था में परिवर्तन आता है या आने का चेष्टा करता है। जैसे यहाँ पे हम बल लगाते हैं और बोर्ड को उधर ठेलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये ठेलाता नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बल की आवश्यकता है। तो यहाँ पे बल लगा रहे हैं लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ हम बल लगाने का चेष्टा कर रहे हैं। आगे आता है एक शब्द है परिणामी बल। ये परिणामी बल क्या है? परिणामी बल क्या है? तो जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल एक साथ क्रियाशील हो, यानी कि वस्तु एक होना चाहिए और उस पर दो या दो से अधिक बल एक साथ लग रहा है, तो उससे जो त्वरण उत्पन्न होगा, उन सभी बलों से जो त्वरण उत्पन्न होगा उसी को हम परिणामी बल कहेंगे। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल एक साथ क्रियाशील हो और उससे जो त्वरण उत्पन्न होता है तो उसे हम परिणामी बल कहते हैं। जैसे एक टेबल है, यहाँ पे टेबल है और इधर भी एक बल लगा रहे हैं और एक ऊपर की ओर बल लगा रहे हैं, तो वस्तु ना तो इधर जाएगा और ना तो वस्तु इधर जाएगा, वस्तु बीच से निकलेगा। जो निकलेगा इसी को हम परिणामी बल के कारण वस्तु आगे की ओर बढ़ेगा। फिर आगे आता है एक शब्द आता है संतुलित बल। वो संतुलित बल है क्या? संतुलित बल, तो संतुलित बल हम उस बल को कहेंगे जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल एक साथ क्रियाशील हो, तो परिणामी बल का मान शून्य होगा, तो उसी को हम संतुलित बल कहेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु होगा और उस पर दो या दो से अधिक बल एक साथ क्रियाशील है और उसका परिणामी बल शून्य होगा, यानी कि जब हम दो या दो से अधिक बल लगाएंगे और वस्तु अपने अस्थायी यानी कि स्थिति को बनाए रखेगा, मतलब विरामावस्था में तो वो विरामावस्था में रहेगा, या तो गतिशील की अवस्था में तो वो गतिशील रहेगा, यानी कि अपने अवस्था में परिवर्तन नहीं आने देगा। तो उस प्रकार के जब वहाँ पे हम बल लगाएंगे तो उसको बोलेंगे संतुलित बल। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं, यहाँ पे कोई बक्सा है और 10 आदमी मिलकर, यानी कि एक टीम इधर से खींच रहा है और एक टीम इधर से खींच रहा है, दोनों तरफ से 50 न्यूटन का बल लगा रहा है, 50 न्यूटन का बल लगा रहा है। जब दोनों बल समान लगा रहा है तो इसका परिणामी बल शून्य हो जाएगा। परिणामी बल मतलब जितना दोनों का बल है वो शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 50 न्यूटन इधर भी, 50 न्यूटन इधर भी, तो वस्तु जो स्थिति में यानी कि यहाँ रुका हुआ धैर्य रखा हुआ है तो यहाँ पे रखा हुआ ही रह जाएगा। तो इसी प्रकार के जो बल लगा रहे हैं हम यहाँ पे, तो संतुलित बल कहलाएगा। अगला आता है असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या है तो बताते हैं। असंतुलित बल, असंतुलित बल क्या है? तो जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल एक साथ क्रियाशील हो और उसका परिणामी बल का मान शून्य नहीं होगा,
तो उसे हम असंतुलित बल कहेंगे। मेरा कहने का मतलब है कोई यहाँ पे टेबल है और एक टीम इधर खींच रहा है, एक टीम इधर खींच रहा है, और इधर 100 न्यूटन बल से खींच रहा है और इधर 10 न्यूटन बल से खींच रहा है, तो क्या वस्तु इधर खिंचाएगा? नहीं, जिधर ज्यादा बल होगा उधर की ओर खिंचाएगा, इधर की ओर खिंचाएगा। और इसका अस्थायी जो मतलब इसका अस्तित्व था विरामावस्था में, यानी कि यहाँ पे रखा हुआ, तो ये अपने अस्थायित्व को नहीं बना रखेगा, ये मतलब अपना त्वरण उत्पन्न कर देगा। तो इस प्रकार यानी कि इसका परिणामी बल शून्य नहीं होगा, तो हम इसको बोलेंगे असंतुलित बल। आगे एक शब्द आता है जड़त्व, बहुत अच्छा सा है और इससे परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि जड़त्व क्या है, जड़त्व का उदाहरण दीजिए। तो आता है जड़त्व। जड़त्व में कहा गया है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगा, या तो कोई वस्तु गतिशील है तो वह वस्तु गतिशील ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जड़त्व के नियम में कहा गया है कि जो वस्तु जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगा, लेकिन यह तब तक रहना संभव है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं, कोई टेबल है और इस टेबल को हम यहाँ पे फर्श पे रख दिए हैं, क्या इस पर कोई हम बल नहीं लगाएंगे तो ये आगे या पीछे जा सकता है? नहीं जाएगा। यह जब तक रखा रहेगा जब तक कि इस पर हम कोई बाहर से बल नहीं लगाकर या आगे या पीछे की ओर नहीं खींचेंगे। तो इसी को जड़त्व के नियम में कहा गया है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगा, या तो कोई गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील ही अवस्था में रहेगा, लेकिन यह जब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करेगा। आगे कहा गया है कि जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, तो जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला विराम जड़त्व, विराम जड़त्व, और दूसरा आता है गति जड़त्व। पहला है विराम जड़त्व, दूसरा गति जड़त्व। विराम जड़त्व किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगा, तो विराम जड़त्व में कहा गया। और यह विरामावस्था में तभी रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। जैसे कोई मैदान है, एक फुटबॉल वहां पे रखा हुआ है बीच में, और जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाएगा तो यह फुटबॉल मैदान में ही रखा रहेगा। लेकिन कोई प्लेयर इस पर किक मारता है या प्रहार करता है तो यह फुटबॉल आगे या किसी ना किसी दिशा में गति करने लगता है, लेकिन यह तभी गति करता है जब कोई प्लेयर इसमें किक मारता है या प्रहार करता है। गति जड़त्व में कहा गया है कि जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। इसका एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि कोई वस्तु गतिशील है, जैसे हम कोई गेंद है इसको फेंक दिए हैं, ये लुढ़कते लुढ़कते यहाँ तक के आ गया, लेकिन यह लुढ़कते लुढ़कते आगे तक जाएगा और यह तब तक जाता रहेगा जब तक कि इसको रोकने के लिए कोई बल ना प्रयोग करे। लेकिन यह गेंद आगे जाकर रुक जाता है, लेकिन यह रुकने का वजह क्या होता है जो हम आपको बताते हैं। यह तभी रुकता है या तो ये किसी फर्श से टकराता है, यानी कि कोई सतह से टकराता है, या तो हवा में भी घर्षण होता है। तो घर्षण के कारण आप जानते होंगे कि घर्षण जो होता है गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह गेंद आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन जब घर्षण बल इसमें उत्पन्न हो जाता है तो इसको हमेशा पीछे की ओर ठेलने का प्रयास करता है, जिसके कारण गेंद जो है रुक जाता है। और यह जब तक कि विरोध करता है जब तक कि इसमें गति होता है। आपको पता होगा कि घर्षण में कहा गया है कि घर्षण बल जो होता है गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जब तक कि इसमें गति रहेगा जब तक कि वह घर्षण बल लगेगा, जब गति करना बंद कर देगा यानी कि यह आगे बढ़ना बंद कर देगा तो घर्षण बल बंद हो जाएगा, उस स्थिति में घर्षण बल नहीं काम करता है। आगे आता है एक अच्छा सा शब्द है संवेग। संवेग क्या है?
आइए चलिए हम बताते हैं संवेग को। संवेग क्या है? तो संवेग में कहा गया है कि वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। साफ शब्द में यहाँ पता चल रहा है कि कोई वस्तु है और उसका जितना द्रव्यमान है और जितना उसका वेग है, उसी के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। यानी कि वस्तु जितना भारी होता है और जितना स्पीड होता है उसमें, उसी के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। और संवेग जो होता है एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। और इसका मात्रक हमको जब लिखना रहेगा तो हम बढ़िया से डिटेल से लिखते हैं। संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो संवेग को हम पी से लिखते हैं और द्रव्यमान को जब मात्रक के रूप में लिखते हैं तो लिखते हैं केजी। और वेग को लिखते हैं हम, यहाँ पे गुना है तो गुना लिखेंगे, वेग को लिखते हैं मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है केजी मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि संवेग का मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड। एक नया सा नाम आता है जो हम आपको आज बताते हैं, न्यूटन। न्यूटन एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया और एक पुस्तक में उन्होंने इसका जो परिचर्चा किया, यानी कि लिखा, जो उसका नाम था प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया एक पुस्तक का नाम था जिसमें उन्होंने बल से संबंधित जो भी थ्योरी दिए थे उसी में लिखे थे। और उन्होंने 1686 ईस्वी में इस नियम को प्रतिपादित किए थे। उन्होंने कुछ नियम दिए जिसको प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम के नाम से जाना जाता है। तो उसको इस प्रकार से बोला जाता है कि न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम और न्यूटन के तृतीय नियम। प्रथम नियम में कहा गया है कि जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगा, या तो कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगा, लेकिन यह जब तक रहेगा जब तक कि वह उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। प्रथम नियम में कहा गया। और इसी प्रकार की बात हम आपको जड़त्व के नियम में भी कहे थे। तो इसलिए प्रथम नियम जो है जड़त्व के नियम पर ही आधारित है या एक रूप है, उसमें यह कहा गया। द्वितीय नियम में कहा गया है कि जब कोई वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। इसमें कहा गया है कि जैसा कोई वस्तु है और इसमें जिस दिशा में बल लगाया जाता है उसी दिशा में इसका गति होता है, द्वितीय नियम में कहा गया। और द्वितीय नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, F बराबर ma होता है, जहाँ m द्रव्यमान होता है और ये त्वरण होता है। फिर आगे आता है न्यूटन के तीसरा नियम। न्यूटन के तीसरा नियम में कहा गया है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। इसमें तीसरा नियम में कहा गया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि तृतीय नियम में कहा गया है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाते हैं। जैसे कि हम कोई नाव को लेकर नदी में जाते हैं और नदी से जब हम बाहर निकलना चाहते हैं तो किनारे पे लेकर नाव को जाते हैं, और जब नाव पे हम रहते हैं सवार और उस पे से जंप करते हैं किनारे की ओर, तो जितना स्पीड से हम जंप करते हैं उतना ही स्पीड से नाव पीछे की ओर भागता है जितना कि हम आगे जाते हैं। तो इसमें वही कहा गया कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, जितना स्पीड से हम काम करेंगे उसका ही परिणाम निकलेगा उतना ही स्पीड से। जैसे कोई पिस्टन होता है तो उससे हम जब गोली को छोड़ते हैं तो जितना स्पीड से गोली आगे जाता है उतना ही स्पीड से झटका पीछे देता है, लेकिन यह झटका हमें बहुत कम महसूस होता है क्योंकि उसमें स्प्रिंग लगा हुआ रहता है वहाँ पे गोली। तो जब गोली जितना स्पीड से जाता है उतना स्पीड से स्प्रिंग को झटका देता है, और जब स्प्रिंग को झटका देता है तो वह छोटा हो जाता है, यानी कि फैला हुआ रहता है जो सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, जिसके कारण कम झटका देता है। पहले वाला गन में ऐसा होता था।
आगे एक शब्द आता है, 1 न्यूटन बल किसे कहते हैं? 1 न्यूटन बल किसे कहते हैं? तो 1 न्यूटन बल वह बल होता है जो 1 किलोग्राम वाले वस्तु पर लगकर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। तो उस बल को हम 1 न्यूटन बल कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि 1 न्यूटन बल हम उसी को कहेंगे जब 1 किलोग्राम वाला वस्तु पर 1 केजी का वस्तु रहेगा और उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो उसी को हम 1 न्यूटन बल कहते हैं। तो 1 न्यूटन का मात्रक यहाँ पे हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा। और हम आपको पहले बताए हैं कि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। डाइन यहाँ पे लिखते हैं डाइन। एक डाइन बल में कहा गया है कि जब कोई वस्तु का द्रव्यमान 1 ग्राम हो और उसमें हम बल लगाकर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का हम त्वरण उत्पन्न करेंगे, तो उसी को हम एक डाइन बल कहेंगे। यानी कि उसमें कहा गया है एक डाइन बल में कहा गया है कि 1 ग्राम का कोई वस्तु होगा और उसमें बल लगाकर हम 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करते हैं, तो उसी को हम एक डाइन बल कहते हैं। और एक बात हम आपको स्पष्ट कर देते हैं कि 1 न्यूटन और 1 डाइन में कौन बड़ा है। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि न्यूटन जो है से बड़ा मात्रक है और डाइन जो है से छोटा मात्रक है। एक नया टॉपिक आता है घर्षण। तो घर्षण में कहा गया है कि जब एक वस्तु को दूसरे ठोस वस्तु की सतह पर खिसकाई जाती है या खिसकाने की चेष्टा की जाती है, तो उन दोनों के संपर्क सतहों के बीच एक बल उत्पन्न होता है, उसी को घर्षण बल कहते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। जैसे एक कोई वस्तु है और कोई दूसरा सतह है, तो इन दोनों वस्तु को जब हम एक दूसरे के सतह पर खिसकाते हैं, तो इन दोनों के जो सतह है इसी के बीच में एक बल उत्पन्न हो जाता है, और वह जो बल उत्पन्न होता है गति के विपरीत दिशा में होता है। जब वस्तु इधर जाता है तो घर्षण बल इधर की ओर लगता है, जब वस्तु इधर की ओर जाता है तो घर्षण बल उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह घर्षण बल आपको तब पता चलेगा जैसे एक रुखड़ेदार पदार्थ लेते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखाते हैं। एक कोई वस्तु है जो आपको दिखने से लग रहा है बहुत प्लेन सा है, लेकिन जब माइक्रोस्कोप वगैरह से हम देखते हैं तो इसमें इस प्रकार का कोई कहीं पे उभरा हुआ रहता है तो कहीं पे गढ़ा हुआ भाग रहता है, और दूसरा वस्तु भी रहता है तो उसमें से कभी उभरा हुआ भाग रहता है तो कहीं गड्ढा वाला भाग रहता है। और जब इस प्रकार के वस्तु रहता है और इस दोनों को जब हम एक दूसरे के सतह पर स्पर्श कराते हैं यानी कि गति करवाते हैं, तो यहाँ पे गति का विरोध करने के लिए इसका उभरा हुआ भाग दूसरे के गड्ढा वाले भाग में जाता है, तो जो रोकने का कार्य करता है। जब बल का मान अधिक होता है तो इस उभरे हुए भाग से ऊपर उठकर गति करने लगता है। तो जो बल का यहाँ पे खपत होता है या दूसरे बल के रूप में यहाँ पे जो उत्पन्न होता है उसी को हम घर्षण बल कहते हैं। आगे आता है घर्षण बल का प्रकार। तो हम आपको घर्षण के निम्न प्रकार बताते हैं। पहला आता है सर्पी घर्षण। तो सर्पी घर्षण में कहा गया है कि जब एक वस्तु दूसरे ठोस वस्तु के सतह पर सरकाई जाती है या खिसकाई जाती है, तो उन दोनों संपर्क सतहों के बीच में जो घर्षण उत्पन्न होता है उसी को हम सर्पी घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण में पहला ठोस वस्तु होना चाहिए, ठोस वस्तु पहला भी होना चाहिए और दूसरा जो भी वस्तु होगा वो भी ठोस वस्तु होना चाहिए, तो उसको हम सर्पी घर्षण कहते हैं।
दूसरा होता है लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण, लोटनी घर्षण में जब कोई ठोस वस्तु दूसरे ठोस वस्तु पे मतलब लुढ़कता है, जब एक ठोस वस्तु दूसरे ठोस वस्तु पे लुढ़क कर गति करता है तो उस दोनों संपर्क सतह के बीच में जो घर्षण उत्पन्न होता है तो उसे हम लोटनी घर्षण कहते हैं। जैसे कोई एक सड़क है, उसमें बाइक का जो चक्का होता है, पहिया होता है, तो जब वो गति करता है तो संपर्क सतह यानी कि सड़क और पहिया का जो सतह होता है, इन दोनों के बीच में घर्षण उत्पन्न होता है, और जो घर्षण उत्पन्न होगा उसको हम लोटनी घर्षण कहते हैं। और एक बात आता है सर्पी घर्षण, दूसरा है लोटनी घर्षण। इन दोनों में घर्षण का मान ज्यादा किस में होता है? तो सर्पी घर्षण जो होता है से मजबूत होता है यानी कि बड़ा होता है, लोटनी घर्षण कमजोर होता है। आगे आता है एक घर्षण का प्रकार जो है तरल घर्षण। तरल घर्षण, तो तरल घर्षण में कहा गया है कि जब कोई ठोस वस्तु दूसरे द्रव्य वस्तु में गति करता है तो उसमें जो दोनों संपर्क सतहों के बीच में विरोध करता है तो उसको हम तरल घर्षण बल कहते हैं। तरल घर्षण बल का एक उदाहरण हम आपको बताते हैं। जैसे कहीं पे नदी में नाव तैरता है या चलता है, तो नाव और पानी के सतह के बीच में जो घर्षण बल उत्पन्न होता है उसको हम तरल घर्षण बल कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिए, दोस्तों के पास भेजिए ताकि आपका भी विकास हो सके और आपके दोस्तों को भी विकास हो सके।